शाम के राम राम दोस्तों। जैसा कि हम खंडवा के डेवलपमेंट के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, उसी डेवलपमेंट का एक प्रमुख हिस्सा है एजुकेशन। एजुकेशन 10th और 12th की जो एग्जामिनेशन होती है, तो कई लोग जेई और नीट के लिए बड़े बड़े शहरों की ओर रुख कर लेते हैं। खंडवा का बच्चा बाहर जाके पढ़ता है। पढ़ने के साथ वहाँ पे पढ़ाई के बाद जैसी एजुकेशन प्राप्त होती है, उसकी डिग्रियाँ प्राप्त होती है और वहीं जॉब पे लग जाता है। तो वही हमारी पीड़ा है कि हमारी जो जनरेशन है उसको यहाँ सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है। तो हमने सबसे पहले, जो जीवन का मूल उद्देश्य होता है एजुकेशन, उसी एजुकेशन में हमने जब पड़ताल करी तो हमको एक इंस्टीट्यूट की जानकारी लगी जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा इंस्टीट्यूट, नौचंडी के पास। तो उनके फाउंडर से हमने संपर्क साधा और आज उनसे हमने समय लिया है। उनके फाउंडर है हमारे अंकित सर, जिनसे हम पूछेंगे कि जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने के बाद जो वहाँ पे फीस लगती है, बाहर बच्चा खाना बाहर का खाता है, माँ बाप से दूर रहता है, उसको दूर करने के लिए जो आपकी संस्थान है, जो रिजनेबल रेट में एजुकेशन दे रही है, तो वो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने उसको उद्देश्य बनाया कि व्यापार बनाया कि आपने एक लक्ष्य बनाया कि शहर का डेवलपमेंट और बच्चा यहीं पढ़े? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बबलू भैया कि आपने मुझे वो मौका दिया, वो स्टेज दिया जहाँ पे मैं आज डायरेक्ट अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो शिक्षा को लेकर के हैं वो मैं मेरे पेरेंट्स और बच्चों के साथ शेयर कर सकता हूँ। और रही बात खंडवा के एजुकेशन सिस्टम की, तो खंडवा का एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको लोकल इंस्टीट्यूट्स को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारा बच्चा आज इंदौर कोटा बाहर जा रहा है तो क्या वो वाकई में वहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा है, और क्या वहाँ से वो वाकई में वो उतना रिजल्ट लेकर के आ पा रहा है। आज हम लोग यदि देखें, अभी जस्ट अभी जेई का रिजल्ट आया। आप जेई का रिजल्ट उठाते हैं, हर पेरेंट्स की मतलब एक इच्छा होती है, पेपर उस दिन जरूर पढ़ा जाता है कि पेपर देखा कि यार किसके कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। पूरा पेज भरा होता है वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का। और कई बार हम लोग से मतलब बात होती है, जैसे पेरेंट्स हमारे पास मिलने आते हैं, उनसे हमसे बात हुई तो उनका ये कहना होता है कि सर यदि हमें रिजल्ट बाहर मिल रहा है, इतने सारे बच्चे वहाँ से सिलेक्ट हो रहे हैं, तो हम खंडवा में आपके यहाँ एडमिशन्स क्यों करवाएं। तो भैया मेरा एक सवाल है कि हम लोग उस दिन रिजल्ट जरूर देखते हैं, हम पूरा पेज भरा हुआ देखते हैं, बट क्या हम ये देखने जाते हैं कि उसके पीछे कितने बच्चे थे। हम यदि बात करने के लिए जाएं तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जिनके आप इतने रिजल्ट्स देख रहे हैं, उनके पास लाखों में बच्चे हैं, 2-2, 3-3 लाख बच्चे रहते हैं, और उसमें से यदि 2,000 बच्चा सिलेक्ट भी होता है तो आप रेशो निकाल करके देखिए, परसेंटेज निकाल करके देखिए कि मतलब कि कितने परसेंट बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं। यदि आप उनका परसेंटेज देखने के लिए जाएंगे तो वो आपको 2 से 4 2% से भी ज़्यादा मिलना मुश्किल है। मतलब 100 में से 2 बच्चा सिलेक्ट होकर के आता है, बाकी 98 बच्चा वही बहुत ही सिंपल सा नंबर लेकर के आ रहा होता है। लेकिन हम लोग यदि यहाँ पे बात करें, लोकल लेवल पे बात करने के लिए जाए, तो भैया हम लोग के यदि हर साल रिजल्ट्स के बारे में देखा जाए तो हमारे रिजल्ट्स रहते हैं, हम बट हमारे रिजल्ट्स रहते हैं 2-3 ऐसे। उसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे पास 2-3 रिजल्ट्स रहने के पीछे हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खंडवा में है हमारी क्लासेस में, तो वो जो बच्चा जेई दे रहा है वो 25 से 30 बच्चे होते हैं। अब 25 से 30 बच्चों में से यदि हम 2-3 अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो ये बड़ी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है। अच्छा, रही बात, दूसरी बात एक और ये कि आप यदि देखने के लिए जाएँ तो हमारे यहाँ का एक माइंडसेट है कि हमारे यहाँ जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, मतलब कि 95 के 90+ परसेंटेज वाले, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं। आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट आए, हमारे बच्चों को देखिए कि हमें कौन सा बच्चा मिल रहा है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं भैया वो कुछ 60% वाले भी होते हैं, कुछ 70 वाले भी होते हैं, कुछ 80 वाले भी होते हैं। मतलब हमें या तो बिलो एवरेज वाला क्राउड मिल रहा है या एवरेज वाला क्राउड मिल रहा है, और कुछ एक दो हमारी किस्मत का भी होती है तो कुछ अच्छे बच्चे मिल जाते हैं। अदरवाइज हम इन सारे बच्चों को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हम 2 साल उन्हीं बच्चों पे लगे रहते हैं। हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो आपको आगे करियर में कुछ अच्छा मिलेगा। और देखा जाए ना भैया, तो ये जो 2 साल होते हैं 11th और 12th के, स्पेशली बस यही 2 साल हैं जहाँ पे बच्चा मेहनत करता है। अब यहाँ पर आपने 2 साल जितना रो लिया, आप पूरी ज़िंदगी उतना हंसने वाले हो, क्योंकि आपके 2 साल के रिजल्ट के बेसिस पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। यदि मान लीजिए आप एक आईआईटी मुंबई पहुँच गए, आईआईटी बम्बई पहुँच गए, तो आप वहाँ पर जा करके यदि आप जा रहे हैं ना, तो आप जैसे एजुकेशन कंप्लीट करेंगे उससे पहले आपके पास में लाखों के पैकेज, कुछ तो करोड़ों में भी जाते हैं, उनके इतने पैकेज आ जाते हैं। मतलब आपको मंथली 2 लाख 4 लाख रुपए की जॉब तो लगी जाती है, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए। तो क्यों ना 2 साल मेहनत की जाए और बाद में एंजॉय किया जाए।
बट अभी बच्चों के साथ अभी जैसे रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे अभी जो एक माइंडसेट बना हुआ है बच्चों का 11th-12th में रहता है कि यार मस्ती करना है, और फिर बाद में जा करके क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आते, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता और पूरी लाइफ वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो भैया हम लोग के पास जो बच्चा अभी आ रहा है ना, वो हमारे पास एवरेज क्राउड आ रहा है, बट हम उसके ऊपर भी लग रहे हैं, और वही 60-70% वाला बच्चा हमारे यहाँ से यदि 95 परसेंटाइल भी बनाता है, तो भैया मैं बोलूँगा कि ये अच्छा कई बच्चे ऐसे हैं जो 95% जो 10th में लेकर के आते हैं और बाहर जाते हैं, वो कुछ 60 पे आ जाते हैं, कुछ 70 पे आ जाते हैं, और कुछ बच्चे उसमें से नो डाउट उसमें से कुछ बच्चे रिजल्ट लेकर के भी आते हैं, बट उनका परसेंटेज बहुत कम है। शिक्षा जैसे भी व्यापार हो गई है। अब कोई होनहार बच्चे हैं जी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, उनका परिवार अफोर्ड नहीं कर पाता है। आप कितनी भी सरकार जो बोलते कि हम लोग वो दे रहे हैं स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे हैं, लेकिन वो पूर्ति नहीं कर पाती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो शिक्षा को बिजनेस बना दिया है, सबसे बड़ा अगर देश का व्यापार कहें तो शिक्षा आज पहले नंबर पे आएगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में शिक्षा पहले पे रखेंगे कि बहुत बड़ा बिजनेस हो गया। जैसे आप कोटा देखिए, पूना जाइए, बेंगलोर जाइए, इंदौर ही देखिए, तो जो बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आपने ऐसा क्या कर रहे हैं खंडवा क्षेत्र के लिए एजुकेशन के साथ साथ कि बच्चा आपके पास आए और उसको क्या सुविधा मिले, कि क्या फीस है, मतलब क्या वहाँ पे जैसे 2 रुपये है तो क्या आप 1.5 रुपया ले रहे हैं कि 1 रुपया ले रहे हैं, एक उदाहरण के तौर जी पर। जी बिल्कुल समझ। तो बच्चा को सबसे पहले जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली है उसके पास फंड की कमी है, तो उनके यहाँ होनहार बच्चे हैं, मैंने कई जगह देखे। तो उसके विषय में आपने क्या सोचा उसके बारे में कि आप उस लेंथ को कैसे लेके चलेंगे? भैया यदि मैं आपको बोलूँ कि हमने मतलब सक्सेस मंत्रा की स्टार्टिंग क्यों करी, क्या करा, मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड से लेके चलूँ। मैं खुद जो पढ़ा हूँ यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल थी एक्सेलेंस, वहाँ का स्टूडेंट हूँ, बट मैं टॉपर्स में से रहा हूँ। और उसके बाद मैंने GSITS से इंजीनियरिंग करा है। GSITS MP का फर्स्ट नंबर का कॉलेज आता है। उसके बाद भी मतलब उस समय हम लोग का क्या था, हिंदी मीडियम था, क्योंकि ये 2005 की बात है। तो उस समय हिंदी मीडियम था, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए उस समय इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, क्योंकि IITs के पेपर जो होते थे ना वो इंग्लिश में होते थे। तो हम लोग के पास मतलब वो नहीं था कि हम यदि पढ़ते भी हैं तो हम वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मतलब नहीं हो रहा था। मतलब मैंने उस समय AIEEE दी थी जिसमें मेरी 17,000 ऑल इंडिया रैंक थी, बट मैं एडवांस नहीं दे पाया, मतलब IIT वाला पेपर नहीं दे पाया, जिससे मुझे IIT के लिए रास्ता मिलता। और यदि मैं देता भी तो शायद मैं सिलेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। मुझे हिंदी अच्छे से आती थी, बट इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो भैया उसके बाद में जब मैंने इंजीनियरिंग करा, उसके बाद में मैंने फिर गेट की एग्ज़ाम दी थी। आपको पता होगा कि एमटेक के लिए लोग गेट के लिए जाते हैं। गेट पे मेरी 441 ऑल इंडिया रैंक थी जनरल कैटेगरी से, तो जिसमें मुझे IIT मुंबई मिला, बट क्योंकि मुझे अपनी पसंद की ब्रांच नहीं मिली, तो इस कारण से मैंने उस चीज़ को क्विट किया था। और देन उसके बाद में मैंने इंदौर में उस समय के एक बहुत ही नामी गिरामी जो मतलब सबसे मेन इंस्टीट्यूट था IIT और का, वहाँ से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग के 3 से 4 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं उनके गाइडेंस में। और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शंस भी दिए हैं, जिसमें बच्चे IITs में सिलेक्ट भी हुए हैं। उसके बाद भैया मुझे इतना स्टार्टिंग में क्या रहा, क्योंकि मैं एक हिंदी मीडियम का बच्चा रहा हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली का रहा हूँ, तो हमने हमारे घर की भी स्ट्रगल देखी है कि मतलब कि किस तरीके से एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा और के पेरेंट्स अब स्ट्रगल करके बच्चों की फ़ीस भरते हैं, और उनसे मतलब कुछ एक एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो कुछ अच्छा करें लाइफ में। वो सब देखा हुआ है। और एक और चीज़ है भैया कि हिंदी मीडियम और हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए उनकी सोच बहुत बड़ी होती है, जो लोग अच्छा सोचते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से ना बहुत सारी बायोग्राफी पढ़ी है लोगों की, तो उस पर मैंने ये देखा है कि मतलब कि किसी ने भी जो स्टार्ट किया कोई बड़ा बना है ना, तो वो एकदम ज़ीरो से बना है। मतलब लोग यदि आप इंस्टीट्यूट्स वगैरह के बारे में भी बात करें, तो कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो गैरेज में से स्टार्ट हुए हैं और आज हज़ारों करोड़ों में खेल रहे हैं। तो बात यह है कि मैंने को ऐसा था कि मैं अपना खुद का स्टार्टअप लूँ, बट क्योंकि इंदौर में था, इंदौर में यदि मैं स्टार्ट करता तो मेरे लिए उतना ना मेरे पास उतना अमाउंट था कि मैं उतना इन्वेस्ट कर पाता। तो मैंने वो सोचा कि क्यों ना अपन एक ऐसी जगह जाए जहाँ पे एक्चुअल में बच्चों को मिल नहीं रहा। अच्छा भैया आपको रियलिटी बताऊँ तो मैं जब 12th में था, तो जब मैंने 12th की एग्ज़ाम कंप्लीट करी है ना, उस समय मुझे पता चला है कि IIT होती है। क्योंकि जब मेरे साथ वाले बच्चों ने IIT के लिए बात करा, तब मुझे IIT की बात का पता चला। उस समय मेरे पापा ने मुझे, उस समय सेल्फ स्कोरर आती थी, वो खरीद के ला के दी, तो हमने पढ़ा। तो मतलब मैं 12th में जा करके समझा कि IIT है। तो मैं ये चाहता था कि मतलब कि यदि यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों को स्टार्टिंग से गाइड किया जाए तो वो बच्चे भी तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो मुझे स्टार्ट लेना था, देन मैं खंडवा आया। बट खंडवा में क्या होता है कि मुझे स्टार्ट करना था IIT का, मैंने स्टार्ट IIT का ही किया। बट खंडवा यार खंडवा नहीं बोलूँगा मैं, किसी भी छोटी जगह पे लोग एकदम से ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर। तो भैया मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज़ें करी हैं, बोर्ड्स भी पढ़ाए हैं, 9th 10th भी पढ़ाया है, 11th 12th भी पढ़ाया है सारे। और हर साल उस समय जब मैं बोर्ड्स पढ़ा रहा था, उस समय भी मेरे पास
जेई में हमेशा रिजल्ट्स रहे, उसमें 2-3 बच्चे होते थे जो जेई की तैयारी करते थे, उसमें से भी भैया रिजल्ट्स रहे हैं। और अभी यदि देखा जाए तो सक्सेस मंत्रा में 99 परसेंटाइल के ऊपर कई रिजल्ट्स हैं, 98 के ऊपर कई रिजल्ट्स हैं। बस हमारे पास जो दिक्कत है मेन वो क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन जो होते हैं वो कम होते हैं, बस ये वाला पार्ट हम बोल सकते हैं। तो उसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ पे खंडवा में ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी। तो भैया मैं आज भी बताऊँ कि मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ गरीब मीडियम क्लास बच्चे हैं कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए कम से कम पैसों में, और खास करके खंडवा में। खंडवा में यदि अपने घर के पास रह रहे हैं ना, अपने मम्मी पापा के कांटेक्ट में है, तो वो बच्चा बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो बच्चा बाहर जा रहा है वो बाहर क्या कर रहा है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लो भैया। अभी जो बच्चे हमारे साथ क्लास में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हम उसे दिन भर बोलते रहते हैं पढ़ 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 पढ़, उसके बाद घर जाते हैं तो उसके माँ बाप बोल रहे हैं पढ़ 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 पढ़, तो भी बहुत सारा बच्चा है जो नहीं पढ़ रहा है ना, लास्ट मोमेंट पे जा करके पढ़ता है, फिर पास होता है जो भी। अब आप यही बच्चे को यदि आप बोल रहे हैं कि आपने इंदौर भेज दिया, कोटा भेज दिया, वहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की क्लास है, 5 घंटे की क्लास के बाद में वो बच्चा क्या करेगा? आपको लगता है कि वो घर पे बैठ करके रूम पे बैठ करके स्टडी करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि मतलब उसके पास ओपन ग्राउंड है पूरा, वो कहीं भी घूम सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो वो क्यों पढ़ेगा जब वो अपने घर में नहीं पढ़ रहा है? और मेरा ये कहना है कि मतलब आप 12th तक कम से कम बच्चों को अपने साथ रखिए। मतलब मेरे पापा का एक स्टेटमेंट था कि मतलब 12th तक आपके बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का एक प्रेशर होना चाहिए, बट पॉजिटिव वाला एक प्रेशर होना चाहिए। और लेकिन हाँ, 12th होते से ही फिर आप बच्चे के साथ फ्रेंडली हो जाओ, क्योंकि आगे की लाइफ में आप यदि प्रेशर डालोगे तो अच्छा नहीं है। तो भैया आपको पेरेंट्स को भी एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वो बच्चे के साथ फ्रेंडली हो, और दूसरी चीज़ ये कि उन्हें मोटिवेट करें पढ़ने के लिए, क्योंकि हर चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता, और पढ़ाई का और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है भैया। मतलब आज बच्चों की थिंकिंग क्या हो गई है कि जो बच्चे 2 साल तक हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अब 2 साल तक वो मुझसे पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर जब पढ़ते हैं तो नोट्स बनाते हैं। हमारा लास्ट टाइम क्या होता है भैया, आपने भी पेपर दिए होंगे, हम लास्ट टाइम पे जो हमारे साल भर की प्रिपरेशन होती है हम उसे रिवाइज़ करते हैं, हम उसको रिवाइज़ करते हैं, और उस पर हम देखते हैं कि हमारा क्या बनता था क्या नहीं बनता था। आजकल बच्चों का क्या सीन है, 2 साल वो पढ़ते किसी से, लास्ट मोमेंट पे वो वन शॉट देखने के लिए जाते हैं यूट्यूब पे, वो किसी अदर पर्सन से देख रहे हैं, और उसके बाद में सिर्फ उसको देख रहे हैं, मतलब देख भी नहीं, मतलब सुन रहे हैं, और उसको सुन करके उनको लगता है कि मैं पेपर में जा करके अप्लाई करके आ जाऊंगा। नहीं होता, बस रट्टा मार रहे हैं। प्योरली नहीं, रट्टा भी नहीं मार रहे भैया, बस वो सिर्फ सुन रहे हैं स्टोरी वाइज। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं ना, अपन यदि अपन एक मूवी देखने के लिए चलो, अपन मूवी देख के आएंगे, आपको मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी, नो डाउट। आप हमसे मैं पूछूंगी भैया क्या रहा, आप पूरी स्टोरी सुना दोगे मुझे, बट मैं बोलूंगा एक कॉपी पेन दे करके कि भैया लिख करके बताओ मुझे स्टोरी, आप नहीं लिख पाओगे। आप 2 लाइन लिखोगे, 4 लाइन लिखोगे, आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई नहीं करी है। तो जब तक आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई नहीं करते, और सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये मानिए भैया, जैसे जेई में यदि देखा जाए और नीट में देखा जाए, तो जेई में करीब 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं इंडिया से, नीट में देखा जाए तो ये 23-24 लाख बच्चे दे रहे हैं। अब इतने बच्चे जब प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें से कम एक्चुअल रियलिटी बताऊं तो भैया 5% बच्चों में ही फाइट है आज की डेट में, उससे ज़्यादा बच्चे जो है वो रियल में पढ़ाई कर ही नहीं रहे। तो उस 5% भी आप यदि निकालते हो ना, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बेटा भैया कि जो पढ़ रहे हैं साथ में, और आप यदि ये चाहोगे कि बिना पढ़े बिना कुछ किए हमें सब कुछ मिल जाए, तो नहीं होता। और फिर होता क्या है भैया कि जब रिजल्ट आया, अच्छा हम इंस्टीट्यूट वालों के साथ और टीचर्स के साथ एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बोलो माइनस पॉइंट बोलो जो भी बोलो, कि यदि रिजल्ट अच्छा आता है तो वो रिजल्ट बच्चे की मेहनत का हो जाता है। अच्छा। और यदि रिजल्ट बुरा आता है तो वो पूरा ब्लेम डाल दिया जाता है टीचर के ऊपर, इंस्टीट्यूट के ऊपर, कि उन्होंने नहीं पढ़ाया। अरे उसी बच्चों में से भैया वो जो 2-4 बच्चे निकल के आ रहे हैं वो भी उन्हीं बच्चों में से हैं, उन्होंने वो भी उन्हीं से पढ़े। बस अंतर क्या आ जाता है, वो आपको फॉलो करते हैं, वो हमें फॉलो करते हैं। हम जैसे गाइडेंस देते हैं, एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है भैया। आप एक एग्जाम्पल ले लो, आपने महाभारत देखा है, पूरा महाभारत, कृष्ण जी सारथी बन करके रहे, उन्होंने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, पूरी लड़ाई लड़ी है अर्जुन ने, लेकिन पूरा गाइड कृष्ण ने किया है, और कृष्ण के गाइड करने से वो महाभारत जीता गया है। यदि कृष्ण को आप उस पिक्चर से हटा दीजिए तो आप शायद बोलेंगे कि वो कुछ अलग ही रिजल्ट होता उस चीज का। और मैं ये नहीं बोलता कि हम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और आज आप यदि देखने के लिए जाओ ना, तो मतलब हम ये नहीं बोलते कि हम कृष्ण हैं, वो भगवान है, बट हाँ उनका रोल ही हम लोग भी कर रहे हैं, की कोशिश करते हैं कि हम आपको गाइड कर रहे होते हैं कि बेटा ये चीज़ें आती हैं, आपको इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। आप यदि उसको फॉलो करते हैं, इतना टाइम देते हैं, इतने टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, आपके रिजल्ट श्योरली आएंगे। बट यदि आप नहीं करोगे तो अंत फिर दुर्योधन वाला ही होना है। तो बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, मतलब हार्ड वर्क करे पढ़ाई में, कि उसको अच्छा गाइडेंस मिले, कोई गाइड करे कि नहीं ऐसा नहीं, जैसा कि आपने बताया कि सुनना और लिखना,
तो बच्चा क्या जैसे हार्ड वर्क सोचता है कि मैं दिन भर पढूं, तो मैं उसको भी गुरु मंत्र या नहीं सक्सेस बिल्कुल नहीं नहीं, मानता है। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। देखिए भैया, इसमें जैसे ना मैं बोलता हूँ कई बार, और कई बार पेरेंट्स की तरफ से भी आता है, और मुझे थोड़ा सा वो ऑड लगता है उस चीज़ का। जैसे कि पेरेंट्स का भी कई बार रहता है और बच्चों के अंदर भी, कि नोट्स बना, मतलब नोट्स बहुत बार ज़रूरी होते हैं। भैया देखिए, मेरा ये मानना है कि हर एग्ज़ाम की एक अलग कंडीशन है कि कौन सी चीज़ में क्या लग रहा है। हर चीज़ को आप एक जैसे तराजू पे नहीं तौल सकते। जैसे यदि हम मान लीजिए बोर्ड दे रहे हैं, तो मुझे वहाँ पे बाकायदा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो मुझे बाकायदा लिखने की आदत होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लगती हैं। लेकिन जब हम जेई के लिए देने के लिए जा रहे हैं, भैया जेई के सारे एग्जाम्स या नीट के पेपर्स जो होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन को सही करना है और टिक करना है। वहाँ पे आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है। तो अब हम लोग क्या होता है कि जैसे हम कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जाते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट पूरा समझाते हैं, डिटेल में समझाते हैं, बट एट द लास्ट में जाकर के फिर ये बोलता हूँ कि बेटा ये फॉर्मूला याद रख लो। आपने यदि ये फॉर्मूला रखा और उसको सही तरीके से अप्लाई किया, आपसे प्रॉब्लम बनेगा। और हमारा मेन टारगेट वही है। वहाँ पे मुझे वो कहानी नहीं बतानी, मुझे मुझे वो ये चीज़ नहीं शो करना है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। मुझे ये करना है कि मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो। तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर पाथ पे जाना पड़ेगा, मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में ही काम करना पड़ेगा कि आप बाकायदा स्मार्ट वर्क कीजिए, नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क, लेकिन हार्ड वर्क भी साथ में लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। यदि हम जेई नीट की बात करें तो भैया लाखों में क्वेश्चंस चले जाते हैं यदि 2 साल के करे जाएँ। तो अब लाखों में क्वेश्चंस हैं यदि, तो आप यदि उनकी प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो आपको मेहनत भी लगेगी, हार्ड वर्क भी लगेगा। और स्मार्ट वर्क इसलिए कि एक ही पैटर्न के 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब बच्चा क्या करता है, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। 100 मत कर भाई, 2 4 5 कर ले, उसमें हो जाएगा। 2 4 5 कर, लेकिन 2 4 5 ऐसे सॉलिड करके, मतलब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अब उससे रिलेटेड कोई सा भी आएगा मैं कर दूंगा। ये एक कॉन्फिडेंस होता है। ये कॉन्फिडेंस बच्चों में आना चाहिए, और जिस दिन वो कॉन्फिडेंस आ गया ना, वो बच्चा वहीं पर सिलेक्ट हो जाता है। और आज की डेट में भी मैं आपको बताऊँ तो रिजल्ट के बिगड़ने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न जो है वो सोशल मीडिया है। और आज आप देखो भी, अभी आपके जेई के जो रिजल्ट्स आए हैं, आपने रील्स बहुत सारे देखे होंगे, हमने भी देखी हैं। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लिए गए उन सबका एक सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि हम सोशल मीडिया पे नहीं थे। वो बच्चे सोशल मीडिया पे ही नहीं है, वो सोशल मीडिया से आउट है। उनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास एक कीपैड वाला फ़ोन होता है 2 साल के लिए। वो 2 साल के लिए कीपैड वाले फ़ोन पे चल रहे हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए भैया, जिस दिन मैं बोलता हूँ कि जिस दिन बच्चे ने सोशल मीडिया छोड़ दिया, जिस दिन बच्चे ने वो कीपैड वाला फ़ोन ले लिया, मैं बोलता हूँ मेरी तरफ से यदि मैं मानूँ ना, तो मैं बोलता हूँ 50% सिलेक्शन उस दिन बच्चे का हो गया। बाकी 50% की लड़ाई अब उसकी बची है। अब वहीं पर देखिए भैया, जो बच्चे सोशल मीडिया पर इंगेज हैं, अब बच्चों का छोड़ो, अपन की बात करते हैं। हाँ, मान लीजिए मेरे कॉलेज टाइम पे हमारी एक जो एक्ट्रेस थी, जेनी लिया, वो मुझे बहुत पसंद थी। उसके साथ अब अभी जैसे कभी भी, मतलब जब भी रील आया, उसका कोई रील आ जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि एक क्रश रहा है आपका उसके ऊपर, है ना? तो अब वो मुझे अच्छी लगती थी, तो ठीक है। अब वो बस यदि वो रील आ गया, अब मुझे वो रील अच्छी लग रही है, तो मैं उसको देख लिया, थोड़ी देर रुक गया। अब उसके बाद मैं देखता हूँ कि हर 1-2 रील के बाद में वापस से जेनेली आ रही है, फिर से जेनेली आ रही है, और क्योंकि मुझे वो अच्छी लग रही है तो मैं वो रील देख रहा हूँ। अब देखने के लिए मैं गया था 5 मिनट के लिए, बट मैं वहाँ पे 2 घंटे बर्बाद करके आ जाता हूँ। ये कहानी है हम जैसे लोगों की, जो बुद्धिजीवी भी हैं और बड़े हो चुके हैं, तो मतलब हमारे ऊपर सेल्फ कंट्रोल भी है। बट हम यदि यही चीज़ बच्चे पे देखने के लिए जाएं, तो बच्चे को जो चीज़ अच्छी लग रही है वो स्टार्ट कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, उसको वही तो वही चीज़ें आजकल दिख रही माँ हैं। बाप ही देते, बच्चा जरा सा रोता ले पकड़ मोबाइल, खाना खाना है मोबाइल। अब बच्चा हो कि भैया बड़ा हो। देखिए, मैं आपको बोलूँ कि ये है ना, आपको थोड़ा सा पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक बाहर का एक कोई कंट्री था जिन्होंने पूरा बैन लगा दिया है सोशल मीडिया और इन सारे पे, कि 17-18 साल के बच्चों से नीचे वालों को ये अलाउड ही नहीं है। यदि उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बच्चे जाते हैं तो उनके ऊपर कंप्लेन होती है। आज आपके पेरेंट्स को भी बच्चों के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से रोकने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का मतलब आपको मैं एक देखिए, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ना जो पेरेंट्स का एक टाइप से बोले तो मिसयूज़ करते हैं, मतलब उनके उस चीज़ का, कि वो उनसे जो मोबाइल लेते हैं वो पढ़ाई के नाम पे लेते हैं, कि हम पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं। अब आप एक चीज़ बताइए भैया, जो सोशल मीडिया वाला पार्ट है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, मैं अपोज नहीं करता, मतलब मैं आपके उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अपोजिट में नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबके लिए अच्छा नहीं है। मतलब जो बच्चे जिनका सेल्फ कंट्रोल है, जो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, उनके लिए एक रिवीजन का प्लेटफॉर्म है वो। लेकिन जो एक एवरेज बच्चा है, जिसका खुद का कंसिस्टेंसी ही नहीं है, जो बैठ ही नहीं पा रहा है कहीं पे, फोकस्ड ही नहीं है, वो यदि वो मोबाइल देखने के लिए जाता है, तो आपको लगता है भैया कि वो 5 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल पे पढ़ाई की चीज़ें देख पाएगा और सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा।
वो जैसे ही कुछ उसको है, एक बच्चा है जिसको मैंने अभी खंडवा में, उसने टॉप रिजल्ट किया है। जी आने वाले समय में उस कुर्सी पे वो भी बैठेगा, बिल्कुल। कि उसने बगैर ट्यूशन पढ़े, मोबाइल से ही ट्यूशन पढ़ी और 94% लाया वो। मैंने अभी आपसे क्या बोला भैया कि वो बच्चे जिनका खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये वरदान है ऑनलाइन, क्योंकि वो रिवाइज करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चा है वो वहाँ पर नहीं टिक रहा है। आप देख करके देखो, जो बच्चे देख रहे होते हैं ना, ज़्यादातर टाइम पे क्या होता है, वो देख रहे होते हैं वहीं पे साइड में व्हाट्सअप भी, वो स्प्लिट स्क्रीन पे व्हाट्सअप भी चल रहा है, इंस्टा भी चल रहा है, फेसबुक भी चल रहा है। और फेसबुक तो खैर आजकल बच्चों ने छोड़ दिया है, वो माता पिता के लिए छोड़ दिया है, और इंस्टा वगैरह पे आ गए, और स्नैपचैट वगैरह। तो उनके मतलब मैं आपको बताऊँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कि अभी एक बच्चा मेरे पास डाउट लेकर के आया, उसने मोबाइल में दिया कि सर ये वाले क्वेश्चन का डाउट। करीब 2 मिनट के लिए वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, जब तक मेरे पास मोबाइल रहा है। उस बीच में आप ये मानो 8 से 10 बार उसके नोटिफिकेशंस आ गए स्नैप के। तो अब मुझे ये लगता है कि यदि 2 मिनट में 8 से 10 नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, तो क्या ये बच्चा रियल में पढ़ पाएगा मोबाइल से? वो तो नोटिफिकेशन पे जाएगा ही जाएगा, और जहाँ उसके इंटरेस्ट की चीज़ दिखेगी वो टाइम स्पेंड करके आएगा। एक और बात थी कि अभी कुछ समय पहले हमारे एक फॉलोअर है, उन पीतमपुर से मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि एक बच्चे ने गलत कदम उठा लिया पेपर के डर से, एग्ज़ाम के डर से। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कम परसेंट लाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो उन बच्चों या उन माता पिताओं को, आप एक शिक्षक भी हैं और एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आप वो चीज़ फेस कर चुके हैं, जी तो आप क्या उसमें कहना चाहेंगे? मतलब जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चे हैं, जो मेन चीज़, जो बच्चा एकदम हताश हो जा रहा है इतनी जल्दी, उसका कारण क्या है कि गलत कदम उठा रहा है वो? भैया देखिए, एक हम लोग का ज़माना था जो हमारे टाइम पे, कि मतलब हम लोग माँ बाप से इतना डरते थे कि मतलब हमें ये रहता था कि हमने कुछ भी गलत किया तो माँ बाप पब्लिकली मार देंगे, पीट देंगे, आपकी इज्जत का फालूदा बनने वाला है। तो हम वो ऐसा काम नहीं करते थे। वो एक अलग टाइम था। आज के बच्चे के साथ क्या हो गया है कि ज़्यादातर बच्चे जो वो सिंगल चाइल्ड है, तो एक पैम्परिंग भी मिलती है उनको फैमिली के वालों से, उनकी तरफ से। और अब भैया मैं बोलूँ, आज के जो बच्चों को मैं देखता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो अब पेरेंट्स का एक अलग रोल है कि पेरेंट्स को, जैसे जो हम लोग बोलते थे ना कि 12th के बाद में आप जा कर के फ्रेंडली हो, मैं बोलता हूँ आज की डेट में कि आप 6-7 से ही बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाइए, उनके साथ उनके सारे तरीके की बातें कीजिए अच्छे से, और जो भी चीज़ें आती हैं उनको एक पॉजिटिव वे में आप लेकर के उसको आंसर्स दीजिए। और दूसरी चीज़, बच्चे को हमेशा ये बताते रहिए कि कभी भी गिव अप करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। और भैया आप एक चीज़ देखो, मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरे पास जो बच्चे आते हैं मैं उनको है ना बहुत बोलता हूँ कि पढ़ 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 पढ़, बट कब तक बोलता हूँ? जब तक वो 12th का पेपर नहीं हो जाता, जेई का पेपर नहीं हो जाता। जिस दिन जेई का पेपर कंप्लीट हो गया, 12th का पेपर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं उस बच्चे से पढ़ाई की बात ही नहीं करता। मतलब वो बच्चा जो भी रिजल्ट लेकर के आएगा, मैं उसको अप्रिशिएट ही करूँगा कि नहीं भाई ठीक है, मतलब तेरे ज़्यादा आना चाहिए था, नहीं आया, ठीक है, नो नो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये मेरे कि हर बच्चा इंजीनियर बनेगा ऐसा नहीं है, या हर बच्चा डॉक्टर बनेगा ऐसा नहीं है। बहुत सारी फील्ड्स हैं, और जो बच्चे पहले फेल हुए हैं वो भी लाइफ में बहुत आगे बढ़े। मतलब आप 12th तक, मैं इसलिए बोलता हूँ कि 2 साल है, 2 साल आपकी मेहनत है, आप फुल ऑन अपना 100% दे दीजिए। आपने अपना 100% जैसे ही दिया, उसके बाद रिजल्ट जो भी आ रहा है, या तो वो आपके फेवर में आएगा, नहीं आया तो कम से कम ये आपके 2 साल की मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी। वो आपको एक कॉन्फिडेंस दे करके गई है, वो आपको एक स्ट्रगल सिखा के गई है, जो आपके लाइफ में काम आने वाली है। जैसे भैया कई बार है ना, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चों के ऊपर, या बच्चों का कहना होता है कि सर हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लाइफ में क्या काम आने वाला है मैथ्स के क्वेश्चन? अब रियल बात है, मतलब यदि मैं बोले जाऊँ तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहा हूँ, नहीं पता चल रहा। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप उसको उस तरीके से मत देखो। एक्चुअल में यदि क्वेश्चन आया, इजी था, बन गया, नहीं बना, टफ आया, नहीं बना, तो आप टफ को छोड़ देते हो। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, उसी के पे अटेम्प्ट लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, इससे रिलेट कर दूँ, उससे रिलेट कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, और ऐसे करके लेकर के आते हैं। अब जब उसने इतना दिमाग लगाया ना, तो उसने अपने ब्रेन को शार्प किया। अब ये आप रियल लाइफ में उठा लीजिए भैया, रियल लाइफ में सबकी लाइफ एक जैसी स्मूथ नहीं चलती। कई बार आपके लाइफ में आप फंसोगे और बहुत गंदी कंडीशंस में फंस जाओगे। तो यदि आपने वो प्रैक्टिस नहीं करा है, आपने वो सारे स्ट्रगल्स नहीं झेले हुए हैं, तो उसी केस में हो जाता है कि जो बच्चे एकदम से क्विट कर लेते हैं कि यार उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कभी फेलियर देखा ही नहीं है लाइफ में। तो आप उन्हें फेलियर दिखाओ, और वो फेलियर भी सिखाने के लिए होता है, तो अब वो क्विट कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चा स्ट्रगल करके निकला है, तो भैया वही चीज़ है कि आप लाइफ में, जैसे मान लीजिए मैं किसी कंडीशन में फंस गया, तो मैं क्विट नहीं करूंगा, मैं 10 ऑप्शन ढूंढूंगा, यार मैं इससे रिलेट कर लेता हूँ, इससे रिलेट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, कुछ तो होगा। और यदि मैंने एफर्ट्स लगाए हैं तो आज नहीं तो कल तो मैं सक्सेस होऊंगा ही होऊंगा। तो ये वाला पार्ट आ जाता है कि आप शिक्षा को आप एक अलग नज़रिए से देखते हो। मेरा कहने का तरीका अलग वाला है कि मतलब आप शिक्षा रियल लाइफ में भी है, और आपको अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि अपना बेस्ट दो,
और उसके बाद में क्विट करने वाला जैसा कुछ होता ही नहीं है। आपके पास 10 ऑप्शंस और खुले हुए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं आपने देखा होगा जिन्होंने 10th 12th नहीं करा है वो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, मतलब हर चीज़ के लिए लाइफ में स्पेस है, बस आपको समझना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सबसे पहले तो पेरेंट्स चलें। और हाँ, और हर पेरेंट्स के लिए एक चीज़ कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी पता होती है कि एग्जैक्टली वो कितना जा सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आप उसे जरूर प्रेशर डालिए, बट एक लिमिट में डालिए। ऐसा नहीं कि मतलब यदि वो बच्चा 50% वाला है और आप बोलते हो कि 97 लेकर के आ, तो ये जस्टिस नहीं है उसके साथ। आप उसको इम्प्रूव करवाओ, उसको बढ़ाओ, धीरे 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 बढ़ाओ, धीरे धीरे वो सीखेगा। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा। और एक और चीज़, आपको अपने बच्चों को आध्यात्म से भी थोड़ा सा जोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती हैं। जैसे मैं कभी भी किसी कंडीशन में फंसता हूँ, तो मैं खाटू श्याम भगवान को बहुत मानता हूँ। तो मैं कहीं पे भी फंसता हूँ तो मेरे दिमाग में बस ये रहता है कि यार मेरे बैक में भगवान है, तो वो मेरे पास एक पॉजिटिव एनर्जी होती है कि यार वो है, वो संभाल लेंगे, तो मैं आगे करके निकल जाता हूँ और कहीं ना कहीं मैं सक्सेस भी हो जाता हूँ। तो वही वाला पार्ट आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी आध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा, पॉजिटिविटीज की बातें करनी पड़ेगी, और नेगेटिव थॉट से अलग रहिए और नेगेटिव लोगों से अलग रहिए। जैसा अभी आप क्षेत्र के लिए कर रहे हैं नॉमिनल रेट में, जैसा आप भैया बता रहे देखिए, हैं। मेरी जो फीस स्ट्रक्चर है ना, मैंने मिडिल क्लास को लेकर के ही किया है। जो बाहर में जिन लोगों को जितना भी फीस लग रहा है, मैं नंबर्स नहीं बोल सकता, मेरी फीस उसकी आधी है यहाँ पे। और वो उसमें भी भैया क्या होता है कि उसमें भी जो पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के आते हैं कई, तो मुझे पता है, तो उनको भी मुझे इंस्टॉलमेंट्स में देनी पड़ती है। और कई बार मेरी फीस अटक भी जाती है। आप जो लोकल हैं सब समझते हैं उस चीज़ों को। और भैया ऐसे में कई बच्चे ऐसे भी होते हैं एग्जैक्टली जिनको वाकई में नीड है। तो भैया कई बच्चे हम ऐसे भी पढ़ाते हैं जिनको हम 1 रुपये भी नहीं लेते, उल्टा हम उल्टा देते हैं उसको, क्योंकि बच्चा है, यदि वो आगे निकल गया तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा वाला पॉजिटिव पार्ट है। और देखिए भैया, क्योंकि मुझे भी मेरी लाइफ लेकर के चलना है, और मेरे साथ जो 10 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे उनकी भी लाइफ देनी है, उनको भी सैलरी देना है, उनको भी सब कुछ देना है। तो मैं ये कभी नहीं बोलता कि मैं कोई पुण्य का काम कर रहा हूँ, नहीं, मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ। बट हाँ, बिजनेस को मैं एक सच्चे मन से और एक सच्ची श्रद्धा के साथ कर रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर मेरे बच्चों के लिए कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। आज जो भी बच्चे मेरे पास बैठते हैं भैया, जैसे मैंने ना मेरी बिल्डिंग में पूरे सीसीटीवी कैमरे लगा के रखे हुए हैं, हर चीज़ करके रखा हुआ है। मतलब वहाँ पे जब बच्चियाँ आती हैं जो भी, वो 18 साल के आसपास की होती हैं। मेरी बच्ची अभी 9 साल की है, बट मुझे अब वो सारे बच्चे मुझे मेरी बेटी जैसे लगते हैं। और मैं ये सोचता हूँ कि यदि मैं मेरी बेटी को कहीं पहुँचाऊँगा तो मैं क्या चीज़ें चाहूँगा, तो मैं वो कोशिश करता हूँ कि मैं उन सारे बच्चों के साथ मैं वो सेफ्टी वाला जो पार्ट है वो मैं उन्हें दे पाऊँ। और उनके साथ भी मेरा कि जो भी बच्चे मेरे हैं, यदि आप पता करेंगे तो मेरा एक फ्रेंडली वाला भी बॉन्ड रहता है कि मतलब बच्चा मुझसे हर चीज़ शेयर कर लेता है। तो लेकिन हाँ, वही चीज़ है कि मैं उन्हें कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन एक बात और, कि मेरा साथ उन बच्चों के साथ जो रहता है वो 4 5 6 घंटे का है, बट उसके बाद वो बच्चा घर पे ही जाता है और वहाँ पे उसके पेरेंट्स ही मिलने वाले हैं। तो पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बाहर जा कर के रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी निकालता है। और ये आज की बात नहीं है, हमारे इतिहास से चला आ रहा है कि तुलसीदास जी शायद इसी टाइप के थे जो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने रामचरितमानस लिख डाला। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो मतलब आपको बस मोटिवेट करना है बच्चों को, और आप पॉजिटिव लेकर के जाइए। और हाँ, एक और बात है मेरा, हम लोग के साथ जैसे क्या होता है भैया कि अभी जो बच्चे एडमिशन्स लेते हैं 11th में एडमिशन्स लेते हैं, देन उसके बाद में क्या करते हैं 12th क्लास में कई बच्चों को रहता है कि इंदौर और कोटा जाना है, तो वो फिर 12th में जाकर के मूव कर जाते हैं कि हम इंदौर और कोटा जाएंगे। भैया आप इस चीज़ को देखने जाओगे कि बहुत गलत वाला पार्ट हो जाता है। गलत पार्ट किस पार्ट पे, कि 11th मैंने पढ़ाया है तो मैंने उसका बेस बनाया है। मुझे पता है कि किस बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता है, उसका कितना लेवल है, कितना जा सकता है कितना नहीं जा सकता। बेस मैंने बनाया है। और रिजल्ट वाला जो साल होता है वो होता है 12th, जब एक साल में बच्चा मेहनत करता है। तो उस बेस के ऊपर जो मेरे को रिजल्ट चाहिए होता है, जो मेहनत मुझे करनी है, अब उस समय वो बच्चों को क्या करते थे, वो बाहर भेज दिया किसी और के पास। अब किसी और के पास भैया आप देखोगे कि मतलब बड़ी मुश्किल से तो एक टीचर समझ में आता है, और उसके बाद में आप उसी चीज़ के लिए आप किसी दूसरे टीचर के पास भेज रहे हो। अब उस टीचर को पता ही नहीं है कि मैं उस बच्चे को 11th किस तरीके से पढ़ाया गया है, उसका बेस किस तरीके से बनाया गया है। अब वो अपने तरीके से पढ़ाता है, तो बच्चा ना इधर का है ना उधर का है। आप देखने जाओगे रिजल्ट्स में ना, वो बच्चे बहुत मतलब ही छोटे जो शहर हैं वहाँ पे भी सोच छोटी हो गई है आदमी में, जैसे कि जल्दी तुरंत कि नहीं ये नहीं वो बेस्ट देगा, वो नहीं वो बेस्ट देगा। भैया छोटे शहरों में एक जो दिक्कत आई है ना कि ट्रस्ट वाला इशू, मतलब उन्हें अपने लोकल लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं है।
मतलब मैं आपको बताऊं, जो मेरे साथ में पढ़ाने वाले लोग थे, जो इंदौर में मैंने आपसे बोला कि स्टार्टिंग मैंने वहीं करी है, आज जो स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ जा रहे हैं वो मेरे साथ वाले कलीग से ही पढ़ रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जाकर के वो लाखों में पैसे देकर के कलीग से पढ़ रहे हैं, लेकिन अंकित सर क्योंकि इंदौर से खंडवा आ गए तो अब वो लोकल हो गए। मतलब ये थॉट है, सोच बन वो गई। ये सोच बन गई कि वो लोकल हो गए, जबकि मुझसे डाउन वाले टीचर्स से वो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे जाकर के। लेकिन वही वाली बात हो जाती है कि हम खंडवा में आ गए तो हम लोकल हो गए हैं और वो ग्लोबल है। वो तो एक सोच बन गई तो कि अगर हम यहाँ आपको की शर्ट 110 में नहीं लेंगे, लेकिन वही शर्ट हम 150 रुपये में वहाँ जाके लेंगे बिल्कुल कि हम इंदौर से लाए। 150 नहीं भैया, वो 200-250 की। हाँ, एक एवरेज। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि जो सक्सेस मंत्रा हाँ जी आपका इंस्टीट्यूट है, जी उसका रिजल्ट क्या परसेंट है उसका? मतलब अभी तक जब से आप पढ़ा रहे हैं उसका भैया- रिजल्ट एक होता है ना कि भैया नॉमिनली देखिए, हमने। मेरे पास है ना, मैं आपको घुमा फिरा के या कुछ गलत बातें नहीं बोलूँगा झूठ वाले पे पार्ट पे। मैंने स्पेशली 2023 से सक्सेस मंत्रा को पूरी तरीके से जेई और नीट पे शिफ्ट करा है। मतलब ये मेरा बैच 2023 का है, 2023 से स्टार्ट हुआ है। मतलब उससे पहले मेरे पास बोर्ड और सारे बैचेस चलते थे, बट मैंने वो सारी चीज़ें बंद करी जहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा क्राउड आता था। क्योंकि आप यदि बोर्ड और दोनों में जाते हो ना तो आपका फोकस एक चीज़ पे नहीं रहता। आप यदि जेई और नीट के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको बोर्ड बताने का मतलब नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अभी जब बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं बोर्ड से के, तो बोर्ड के रिजल्ट में, हाँ भैया मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो स्पेशली आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि वहाँ से बाहर से पढ़ के आए, उसके बाद बोर्ड में उनका रिजल्ट 0 हो जाता है, मतलब फेल हो रहे हैं या बहुत कम नंबर लेकर के आ रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा जो तरीका है हमारा अलग है। हम जेई के साथ तो चल ही रहे हैं, 11th पूरा जेई पे जाता है, 12th पूरा जेई पे जाता है, लेकिन जब अक्टूबर के आसपास की बात आती है तो उस टाइम पे जाकर के फिर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हिंदी है, अब हिंदी उनको बोर्ड में भी देना है, इंग्लिश भी देना है, तो मैं अलग से अपनी तरफ से, मैं उसके लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, बट अपनी तरफ से अलग से मैं हिंदी और इंग्लिश की फैकल्टी लगा करके एक एक 1.5 महीने में वो सिलेबस भी कवर करवाता हूँ कि वो बच्चा भी मतलब बोर्ड में भी कुछ स्कोर कर पाए। और मेरा एक मानना रहता है कि मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलता हूँ ये चीज़, जब एडमिशन के टाइम पे आते हो बच्चों को भी, कि भैया अभी है ना एक मेधावी छात्र योजना चलती है हमारे यहाँ, जिसमें 75% के ऊपर बोर्ड में चाहिए होते हैं बच्चों को, और इसमें कैटेगरी का कोई बाउंडेशन नहीं है, ये जनरल, SC ST OBC सबके लिए है। तो 75% के ऊपर आपको परसेंटेज चाहिए होता है, और जेई में, और जेई में 1.5 लाख के अंदर रैंक चाहिए होती है। तो जो अपनी इंजीनियरिंग की पूरी फीस है, ट्यूशन फी वगैरह, वो गवर्नमेंट दे रही होती है। अच्छा। तो मैं ये हमेशा हर पेरेंट्स को बोलता हूँ, हर बच्चे को बोलता हूँ कि भाई इतनी मेहनत कर कि अपन को उस वाली कैटेगरी में आना है कि अपने रैंक 1.5 लाख के अंदर मिनिमम होनी चाहिए, 75 के ऊपर परसेंटेज होने चाहिए, ताकि आप अपने पेरेंट्स का बर्डन खत्म कर सको कि 4 साल की इंजीनियरिंग की फीस, आज यदि आप 4 साल की इंजीनियरिंग की फीस लेकर के जाओ तो भैया 1.5 लाख 2 लाख से कम कहीं की नहीं है। यदि इतना पैसा यदि आप बचा लेते हो तो एक पेरेंट्स का कितना बड़ा बर्डन खत्म होने वाला है। तो वो चीज़ लेकर के आपको चलना होता है। तो मैं कहीं ना कहीं उन बच्चों को उस पार्ट पे भी सपोर्ट करता हूँ। और आपको बताएं भैया, हमारे बच्चे ना, आपको जो जेई का अटैम्प्ट आता है, जेई का अटैम्प्ट अभी आपने देखा होगा, ये मान लीजिए 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में रहता है। 30 जनवरी तक में, आज इस बार 28 को ख़त्म हुआ है, 28 जनवरी को पेपर खत्म हुआ है, उसके बाद में 10 तारीख से या 7 तारीख, 10 तारीख से पेपर चालू हो गए। मतलब हार्डली सिर्फ 10 दिन 12 दिन मिलता है। एक लास्ट टू लास्ट ईयर में तो सिर्फ 6 या 7 दिन मिला था बच्चों को, जहाँ पर वो जेई से शिफ्ट होकर के बोर्ड में पढ़ने जाते हैं। और सिर्फ इतने कम ड्यूरेशन में भी भैया वो बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे परसेंटेज लाते हैं। मतलब वो बच्चों से, मतलब मेरे यहाँ देखा जाए तो 87-88% तक वो बच्चे लाते हैं, सिर्फ देखा जाए तो 15 से 20 दिन या 1 महीने की मेहनत पे। तो मैं बोलता हूँ कि जो बच्चा साल भर मेहनत करके यदि 90 बना रहा है, और जो 1 महीने की मेहनत पे यदि उसको 85-87 बना रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। बट दिक्कत वही है कि मैं उन रिजल्ट्स को शो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बोर्ड की कोचिंग नहीं चला रहा, मैं जेई और नीट की कोचिंग चला रहा हूँ। मुझे रिजल्ट से जो मतलब है वो जेई और नीट के रिजल्ट है। तो आपका रिजल्ट भैया मेरे यहाँ से रिजल्ट परसेंटेज आप ये देखिए, भाई लास्ट ईयर जो था ना 25 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 9 बच्चों का। और इस बार अभी जैसे इस बार भी मतलब ये मान लीजिए 23-24 बच्चों ने ही दिया है। उसमें से अभी तो मैं अब बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट का रिजल्ट आया है, सेकंड अटैम्प्ट का अप्रैल में आएगा, देन प्रॉपर रिजल्ट आता है जब हमें पता चलता है कि कितने बच्चे सिलेक्ट हुए। जैसे अभी क्या है कि हमने जो भी नंबर्स दिखाए हैं वो सिर्फ इस बेसिस पे कि हाँ वो बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन कई बच्चे जैसे कट ऑफ पे डिपेंड करेगा कि कट ऑफ कितना आ रहा है, उसके ऊपर कितने सिलेक्ट हो रहे हैं। फिर भी मतलब मुझे उम्मीद है कि मतलब उसमें 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जरूर जो सिलेक्ट होंगे ही होंगे उसमें। और इसमें कुछ रिजल्ट्स भी है, मतलब जो मेंस में सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, कुछ बच्चों ने एडवांस में भी रिजल्ट्स दिए हुए हैं। मतलब कुल मिला के माने 40% दे रहे हैं अभी 2 साल 3 भैया हाँ, मतलब 30-40% के आसपास का हमारा रिजल्ट हमेशा रहा है। लेकिन बस अंतर क्या हो जाता है
कि जब रिजल्ट की बारी आती है, जिस दिन रिजल्ट दिखता है ना, तो उस दिन पेरेंट्स ये भूल जाता है कि आप जिसको लोकल लोकल चिल्ला रहे हो, जिसके पास आपने 20 या 25 बच्चे हैं, आप उसके रिजल्ट को कंपेयर कर रहे हो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख स्टूडेंट्स वाले कोचिंग के रिजल्ट से, तो वो फेयर नहीं है। मतलब सोच बदलनी होगी यहाँ पे बिल्कुल आपको पेरेंट्स सोचनी को। पड़ेगी। मतलब देखा जाए तो उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा है, उनसे बहुत ज़्यादा एफर्ट हमारा है। और एक और चीज़, जो इंस्टीट्यूट्स में आप वहाँ भेज रहे हैं भैया, वहाँ पे होता क्या है कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में 2 बैचेस माने जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। एक रैंकर्स बैच होता है और एक बैंकर्स बैच होता है। रैंकर्स बैच होता है जो रिजल्ट देता है, बैंकर्स बैच वो होता है जो फीस देता इंस्टीट्यूट चलाता है। हाँ, फीस वगैरह हाँ, तो जो बैंकर्स बैच है उनके लिए रहता है कि फैकल्टी को भी इंस्ट्रक्शंस रहता है कि वो बच्चा है क्लास में आया है, तो क्लास से बाहर निकलेगा तो हैप्पीली निकलना चाहिए। अब भले से वो डांस, आपको डांस करना है तो डांस करो, गाना है तो गाना गाओ, मस्ती करना है तो मस्ती करो, पढ़ाना है तो पढ़ाओ, बट बच्चा हैप्पीली जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिजल्ट वाला बच्चा अलग है और रिजल्ट वाले बच्चे पर पॉलिश की जाती है, और वो रिजल्ट वाला बच्चा आपको 2 साल कभी नहीं दिखता, वो सिर्फ आपको रिजल्ट के टाइम पर ही दिखता है। और बाकी जो बच्चे होते हैं ना, जिनके रिजल्ट्स नहीं होते, वही आपको पूरे 2 साल आपको अलग अलग रील्स में डांस करते हुए दिखाई देते हैं। मतलब भाई उसको एजुकेशन अगर बोलते हैं कि एक सोशल बिजनेस मीडिया को है, अगर आप इसके लिए प्लस बोला में जाता ले है कि सकते बिजनेस हैं, है। जी बिल्कुल। तो आप जनता को क्या कहना चाहेंगे, खंडवा की लोकल जनता को? खंडवा की जो लोकल जनता है उनको बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि मैं आज आपके सामने आया हूँ तो भैया कि तुम सक्सेस मंत्रा में आ जाओ, एडमिशन ले लो और बस ऐसा वैसा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि कभी भी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो ना, तो एक प्लस पॉइंट जरूर देखिएगा कि ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स के जो डायरेक्टर्स हैं भैया, वो कभी पढ़ाते नहीं हैं। डायरेक्टर्स का रोल सिर्फ बाहर घूमने का होता है, मतलब मैनेज करने का होता है। पढ़ाने वाला इंसान अलग है। सक्सेस मंत्रा जो है ना, वहाँ का डायरेक्टर मैं हूँ और मैं खुद मैथ्स और फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा जो डिवोशन है इंस्टीट्यूट को लेकर के, मेरे डिवोशन में और अदर फैकल्टीज़ के डिवोशन में बहुत अंतर होगा। और वो इतना एफर्ट यदि मैं डाल रहा हूँ तो एक एफर्ट वाला पार्ट हमेशा रहेगा। और दूसरी चीज़, मुझे अभी रिजल्ट की नीड है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मेरे रिजल्ट्स आगे जाएंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और मुझे उस रिजल्ट की नीड है, तो मेरा एफर्ट जो है, मेरा मतलब मेरे इंस्टीट्यूट का, मैं कभी भी मैं नहीं होता, मैं सक्सेस मंत्रा होता हूँ। तो सक्सेस मंत्रा का जो मेन एफर्ट है, वो मेन पार्ट है, वो हमारा रिजल्ट चाहिए। और रिजल्ट के लिए मुझे मेहनत करना है। तो बच्चा जितना परसेंट मेहनत करेगा ना, 100%, तो हम 200% मेहनत करने वाले लोग हैं। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि आप बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और कोच भी हैं। बिल्कुल, मतलब आप इंस्टीट्यूट भी हाँ संभाल रहे हैं प्लस आप पढ़ा भी रहे हैं। बिल्कुल, पूरा टाइम मेरा उसी में जाता है। यही रीज़न है कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बोलते भी हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सक्सेस मंत्रा में जेईई और नीट की तैयारी हो रही। आपका प्रमोशन वाला पार्ट बहुत कम है, आपके एड्स बहुत नहीं दिखते हैं। उसके पीछे का मेन रीज़न यही होता है कि मेरा पूरा टाइम क्लासरूम के अंदर जाता है, बच्चों को पढ़ाने में जाता है, तो मैं उतना फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। तो इस कारण से मतलब मेरा कहीं ना कहीं ये वाला वीक पॉइंट है कि मैं प्रमोशन कम है मेरा। मैं जैसे अभी हमारे सक्सेस मंत्रा फाउंडर सर से बात हुई, अंकित सर से, बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, अगली बार फिर उनको बिठाएंगे। लेकिन मैं जो इनसे आज सीखा मैंने, ना तो मैं इनका आपको बोलूँगा कि नहीं इन्हीं की क्लास में बच्चों को भेजो। सबसे बड़ा जो मेरा लक्ष्य है कि हमारे निमाड़ में जैसे खंडवा हुआ, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खंडवा में स्केल है। ऐसे कई इंस्टीट्यूट होंगे अच्छे अच्छे, मैं एक की तो बोल नहीं सकता मैं, लेकिन मैं सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी परिवार हैं और जो होनहार बच्चे हैं, और उन बच्चों से भी जो मेरे जैसे रीलें बनाते हंसी मजाक की, उनको भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने क्षेत्र पे बिलीव करें, अपने क्षेत्र के इंस्टीट्यूट पे एक बार ज़रूर भरोसा करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा, प्लस जो घर में माँ बाप खाना खिला रहे हैं और बच्चों का जो सुख चाहिए उनको भी पूरा मिलेगा, और एक उम्मीद हो जाएगी कि आज नहीं तो कल यहाँ भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आएगी। ये तय है, समय लगेगा, परिवर्तन में समय लगता है, लेकिन विश्वास बहुत मायने रखता है। और जैसे कि आध्यात्मिक होना, कई लोग बोलेंगे ये तो अंधभक्ति वाली बात कर रहा, आध्यात्मिक से तात्पर्य आप किसी को भी मानते हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, अल्लाह हो, जीसस हो, श्री राम भगवान हो, श्याम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, भोलेनाथ हो, जिन्हें भी आप मानते हैं, बौद्ध भगवान को मानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे प्रेरणा ले। और जब यही सोचे कि मेरे पीछे, मेरी सक्सेस के पीछे अगर मैं कहीं अटक रहा हूँ तो मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो उसको आध्यात्मिक, आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई, आने वाले जो जनरेशन है कि आध्यात्मिक भी होना बहुत ज़रूरी है। अपना कल्चर, अपना धर्म और संस्कृति पर भी ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सर, आपने समय दिया। और मैं सभी निमाड़ वालों से कहूँगा कि अपने क्षेत्र पे भी बिलीव करें, और वहाँ हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं,
और बहुत सारे टीचर भी, और कई तो मैं ऐसे भी हैं जो फ्री पढ़ाते हैं। जैसे आपने बोला कि कई जगह हम फीस भी छोड़ देते बिल्कुल हैं छोड़ते हैं। कि जो अफोर्ड नहीं करता टैलेंटेड बच्चा। हाँ। तो खंडवा क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र में हम हमारे बच्चों को पढ़ाना है, और आने वाला टाइम में कोशिश करना इन्हीं हीरो में से कुछ हीरो ऐसे निकल जाएं कि यहाँ इंडस्ट्रीज डाल दें, बिल्कुल बिल्कुल। औद्योगिक धंधे बढ़ा दें, ताकि हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर होकर रोजगार भी आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री राधा जी की।